लोकतंत्र की अगर बात करें तो भारत देश सबसे बड़ा एक लोकतांत्रिक देश है। भारत देश में हर किसी नागरिक को अपनी आवाज बुलंद करने के अधिकार है। यहाँ पर तानाशाही, हिटलरशाही, ऐसा कोई भी राज, ऐसा कोई भी फार्मूला जो है वो काम नहीं करता। लेकिन बीते कुछ समय में तानाशाही जो है वो लगातार बढ़ रही है। तानाशाही आप चाहे एक राजनीतिक दल, विशेष पार्टी की कह लें, विशेष अधिकारियों की कह लें, या फिर विशेष नेताओं की कह लें। ऐसा ही एक वाक्य सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ जब एक पत्रकार पूर्व कांग्रेस के मंत्री का इंटरव्यू कर रहे होते हैं तो भाजपा के डीडीसी मौके पर आकर कैमरा बंद कर देते हैं, छीना झपटी करते हैं और जोर आजमाइश करते हैं। वीडियो बिलावर का था। वो पत्रकार, वो शख्स जो इंटरव्यू ले रहा था और उनकी जो कैमरा पर्सन थी, हम लोग कैमरामैन कहते हैं लेकिन वो फीमेल थी, कैमरा पर्सन, इसीलिए उनके साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई और मामला उछलता गया। आज हमारे साथ डिंपल वर्मा जी जुड़े हैं जिन्होंने वो इंटरव्यू लिया था और उनके साथ ही उनकी कैमरा पर्सन है जो उस इंटरव्यू को रिकॉर्ड कर रही थी। इनसे ही जानेंगे क्या पूरा मामला था, क्यों भाजपा के एक डीडीसी जो है वो बदतमीजी पर उतर आए, क्यों कैमरा बंद कर दिया गया और पूरा क्या कारण था। तो आइए बातचीत करते हैं डिंपल वर्मा जी से। डिंपल जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या मामला था? आप इंटरव्यू ले रहे थे, कब से आप मीडिया के क्षेत्र में हैं और कब से आप लोगों के साथ राब्ता रखते हैं इंटरव्यू? सर मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मेरा प्रोफेशन अभी कोई 5-6 महीने से मीडिया में है। उससे पहले मैं आईटीटीसी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की जॉब करता था मैं, लेकिन जॉब भी करता था, पैसे कमाता था, अच्छी खासी पैसे कमा लेता था मैं। लेकिन जब मैं अपने गरीब लोगों को देखता था ना तो दिल में एक दर्द उठता था कि अगर मेरे पास पैसे हैं तो मेरे गांव के लोगों काफ़ी प्यासे हैं भूखे, तो इसलिए मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैं चलो अगर एडमिनिस्ट्रेशन तक या लीडरों तक अगर कोई बात पहुंचा सकता है तो वो मीडिया पहुंचा सकता है, इसलिए मैंने अपना प्रोफेशन मीडिया चुना मैंने। लेकिन प्रोफेशन चुनने के बाद अगर मुझे ही अगर नीचा दिखाने की कोशिश की जाए तो फिर कहाँ इस लोकतंत्र रहेगा। हमारे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, वीडियो के माध्यम से सबने देखा। वो इंटरव्यू के दौरान जो वहाँ के डीडीसी काउंसलर है ना, वो ऐसे दबंग स्टाइल में आए जैसे कि कोई उनसे मुझे कोई पुरानी रंजिश हो। आते ही उन्होंने मेरे साथ जो वीडियो जर्नलिस्ट थी उनके हाथ से उन्होंने कैमरा छीना, उनके साथ बदतमीजी की, लेकिन मुझे भी बालों से पकड़ा और मुझे नीचे गिराया, लात घूंसे। अगर मैं ये तो शुक्र मनाता हूँ JNK पुलिस के जो 4 PS होते ना मंत्री मनोहर लाल के साथ, अगर वो नहीं होते तो आज मैं हर मीडिया चैनल के पास यही बोल रहा हूँ कि आज मैं आपके पास बाइट नहीं दे रहा होता। क्योंकि इतना, अगर यही बात अगर जहाँ के SSP कठुआ की बच्ची के साथ हुई होती, जहाँ DGP सर की बच्ची के साथ हुई होती, जहाँ हमारे जम्मू कश्मीर के रविंद्र राणा जी एक बात बोलते हैं कि हम बच्चियों को पूरा अधिकार देते हैं, और उनके ही करिंदे अगर बच्चियों के ऊपर हाथ डाल रहे हैं, तो क्यों आज जहाँ के जो जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े दिग्गज नेता एक बात करते हैं कि हम बच्चियों को पूरा सम्मान देते हैं, और आज 4 दिन हो गए, 4 दिन में आज तक हमारी FIR लॉन्च नहीं हुई। क्यों ये चुप रह रहे हैं? क्या एक IPS ऑफिसर, क्या एक IAS ऑफिसर क्यों चुप्पी छाने बैठा हुआ है? क्यों? क्योंकि 5 साल के लिए राजनीति चलती है सिर्फ लीडरों की, 5 साल के बाद जनता उनको नीचे बैठा देती है। लेकिन एक IPS ऑफिसर पूरी उम्र के लिए जब तक उसकी जॉब है वो डरती है, लेकिन फिर भी वो डरते हैं इनसे। इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें इंसाफ नहीं मिल रहा है, मतलब हमारी आवाज़, गरीबों की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पर आपने FIR लॉन्च की थी? हमने एप्लीकेशन रामकोट में दी है। अब हमें लोग बोल रहे हैं, हमें काफ़ी लोग गाइड कर रहे हैं, आप SHO के पास जाओ, आप SSP के पास जाओ। क्यों? हमने पुलिस पोस्ट रामकोट में एप्लीकेशन दी है, कॉपी टू SDPO बिलावर की हुई है, कॉपी टू SSP कठुआ के पास गई। आज की डेट में पूरा हिंदुस्तान में ये बात चल रही है कि एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ है, और उनके साथ एक मीनू वर्मा जिनके साथ बीजेपी के डीडीसी काउंसलर जीते हुए हैं, उनके साथ हाथापाई हुई है, उसके साथ बदतमीजी की हुई है। तो क्यों आजकल बीजेपी के जो नुमाइंदे आज चुप हैं?
मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कि मेरे ऊपर अगर ऐसा अत्याचार हुआ, उनके साथ मेरे साथ जो बच्ची है इसके साथ अत्याचार हुआ, 20-22 साल की लड़की है, क्यों आज चुप है? मैं ये बोल रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के जितने भी मीडिया वालों ने मुझे कवर किया ना, वो मुझे कवर नहीं किया। आज मुझे थप्पड़ बजे ना, क्योंकि थप्पड़ मुझे नहीं बजा, वो पूरे जम्मू कश्मीर के मीडिया को तमाचा बजा है। क्यों आज वो चुप है और क्यों आज उनकी बाइट नहीं ले रहे? कहाँ पे है रविंद्र राणा जी जो एक बात बोलते हैं कि हम बच्चियों को पूरा अधिकार देते हैं? क्यों आज उनकी एक भी बाइट नहीं आ रही? मैं हर चैनल पे मैं देख रहा हूँ कि कौन सा पत्रकार हमारे होते हुए बात करता है, कौन सा लीडर हमारी बात करता है, लेकिन आज इस बच्ची के साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, आज हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा। सोचो आम नागरिक का क्या होता। आम नागरिक की बात हम बाद में करेंगे। नारायण दत्त त्रिपाठी का वो वीडियो हमने भी देखा, हमने भी उस पेज को शेयर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारी ही जमात के साथ जुड़े हुए हैं, मैडम भी हमारी ही जमात के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या देखते हैं, क्या यही अच्छे दिन थे भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर में? क्या यही लोकतंत्र है जम्मू कश्मीर में? आपने भी सुना होगा कि कश्मीर में पत्रकार मीडिया, देश का मीडिया उनके साथ स्टैंड बाय नहीं करता, उनके साथ खड़ा नजर नहीं आता। क्या आज आपको ऐसा लग रहा है, जैसा देखते हैं कि वाकई में लोकतंत्र खतरे में है, पत्रकार खतरे में है और पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता खतरे में? ये तो है, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। आज लोकतंत्र भी खतरे में है, मीडिया में जो काम कर रहे हैं ना, जो सच्ची रिपोर्टें दिखा रहे हैं ना, वो भी खतरे में है और गरीब जनता भी खतरे में है। हमारा आज भारत देश लोकतांत्रिक देश है और भारत के साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर है ना, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जी का ये स्टेट थी। ये अगर हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें ना, तो उनके शासन में ना बच्चियों को पूरा अधिकार मिलता था, एक मातृशक्ति को पूरा अधिकार मिलता था। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ कि मुझे शर्म आ रही है कि जब से 370 टूटा हुआ है तो हमारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। अगर 370 नहीं टूटा होता ना, तो शायद आज ये सलाखों के पीछे होते। जी मीनू जी से भी बात करेंगे। मीनू जी, आप एक महिला हैं, महिला सशक्तिकरण की बात होती है जम्मू कश्मीर में, आपको महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, उपराज्यपाल भी करते हैं, पार्टियां भी करती हैं। क्या देखते हैं कि एक महिला पत्रकार के साथ, महिला वीडियो जर्नलिस्ट के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसी हरकत किस हद तक ठीक है और लोकतंत्र में कितनी जगह है इस हरकत की? मुझे तो शर्म आ रही है कि ये लड़कियों के साथ ना यही बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यही लोग ही बेटियों के साथ इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं, ऐसे बदतमीज़ी करते हैं। और मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन यही कहूँगी कि हमें इंसाफ हो। अगर यही लोग बच्चियों के साथ ऐसा करेंगे तो बाकी ये अगर कैमरा के सामने, ऑन कैमरा के सामने इतनी बदतमीज़ी कर रहे हैं, वो भी मंत्री जी के सामने से धक्का मुक्की कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, अगर ये ऑफ कैमरे में क्या करते होंगे? क्या देखते हैं कि वीडियो चल रही थी, आके आपके साथ झपट शुरू कर दी, क्या देखते हैं? क्या ये शोभा देता है ऐसे हमारे समाज में, खासकर हिंदू समाज में? इनको तो मुझे तो लगता है इनको तो शर्म, इनको ये नहीं दिखा कि ये लड़की है या कोई और है, ऐसे ही आके झपट पड़े, ऐसे कैमरामैन ऐसे शीना कैमरा से बदतमीजी की। मुझे तो शर्म आ रही है। क्या देखते हैं, अगर यही एक महिला पत्रकार के साथ होता रहा, क्या महिलाएं पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आएंगी? मैं तो ये कहूँगी कि ये अगर बच्चियों के साथ कर रहे हैं तो आगे भी बच्चों को खतरा हो सकता है। इनको अभी इनको नहीं सिखाया तो कब सिखाओगे? अगर यही लोग ही अभी तक इनको अगर सही ऐसे मतलब कि इनको डांट नहीं, किसी को इनको सज़ा नहीं दी गई तो ये आगे भी ऐसे बदतमीज़ी कर सकते हैं। आपकी तरफ से एप्लीकेशन दी गई है? जी, हमने दी है अभी 3। तो उस एप्लीकेशन का, एक महिला है आप, महिला की अर्जी पर, महिला की एप्लीकेशन पर तुरंत और तत्काल कार्रवाई के प्रावधान भी होते हैं। क्या आपके द्वारा दी गई एप्लीकेशन पर अभी तक कोई कार्रवाई हुई अभी है? तक नहीं हुई है, 3-4 दिन हो गए। कहाँ पर दर्ज करवाई थी आपने? रामकोट चौकी में। क्या कहना है उनका? वो अभी तक एक्शन नहीं लिया उन्होंने। लेकिन आपने पूछा होगा ना कि क्यों नहीं लिया? आप गए दोबारा उनके पास? नहीं, हमने एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन के बाद दोबारा नहीं? उन्होंने बुलाया भी नहीं आपको? नहीं बुलाया, उन्होंने नहीं बुलाया। क्या मांग करते हैं? मैं तो यही कहूँगी कि उनको सज़ा दी जाए। उन्होंने एक लड़की के साथ इतनी बदतमीज़ी की है, एक रिपोर्टर के साथ इतनी बदतमीज़ी की है, गाली गलौज की है, और मंत्री जी के सामने शर्म आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
डिम्पल जी, आपसे बात करते हैं। क्या देखते हैं, कितनी ताकत रह गई है अब पत्रकारिता में, और कितना हावी हो चुका है जम्मू कश्मीर में भाजपा का राज, प्रशासन का राज और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का राज? अगर सही बोलूँ ना मैं, तो डोगरी में एक कहावत है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। भाजपा का राज नहीं है ये, मेरे ख्याल से ये अब जो गुंडा राज बन चुका है। क्यों? एक डीडीसी काउंसलर की इतनी पावर कि आज तक उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सोच सकते हो ना, जो 5 साल के लिए एक डीडीसी काउंसलर बना है उसके विरुद्ध एक एप्लीकेशन नहीं ले। क्यों? आईपीएस ऑफिसर कोई इन्होंने चुन के भेजा है, आईएएस ऑफिसर को इनका चुना हुआ है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं जो हमारे, वो इनके अंडर में आते हैं क्या? नहीं, वो हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। और उन क्या गवर्नर साहब को नहीं पता है क्या कि एक महिला के साथ ऐसा अत्याचार हुआ है? डीसी साहब को नहीं पता है, एसएसपी साहब को नहीं? अगर उनकी ही बच्ची के साथ ऐसा होता तो क्या अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई है? बड़े अफसोस की बात है। इस बात के लिए मैं तो ये सोच रहा हूं कि ऐसी घटना एक बार नहीं, ये बार बार करेंगे आगे भी, ये बार बार आगे भी ऐसी घटनाएं ये करेंगे अगर इनको अभी नहीं रोका गया तो। मैं तो ये सोच रहा हूं हमारी जान को भी खतरा है। ये सोचना जितना केस लटकाओ जी। अब इन्होंने क्या किया, हमारे पीछे गुंडे भी लगा दिए हैं कि डिम्पल वर्मा और मीनू वर्मा कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, क्या नहीं करते, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन हमारी कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, क्या नहीं, इतनी निगरानी हमारे ऊपर रख रहे हैं। मैं ये सोचता हूँ कि पता नहीं 1-2 दिन में कोई कुछ करवा ना दे। आपके चैनल की तरफ से कोई कार्रवाई की गई है, कोई एप्लीकेशन दी गई है? चैनल की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से भी कार्रवाई की हुई है। बाकी अपने चैनल में हमने बाइट भी दी हुई है। नहीं, बाइट नहीं, आप जिस चैनल के एम्प्लॉय हैं, जिस चैनल के साथ आप काम करते थे, उन्होंने एक लेटर बना के भेजा है, अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजा हुआ है। अब देखते हैं वो उनका क्या रिस्पांस मिलता है। नहीं तो अगर मैं तो यही बोलूँगा, लास्ट में अगर 2 या 4 दिन में एफआईआर लॉन्च नहीं होती तो मैं मीडिया के माध्यम, आपके चैनल से माध्यम से भी बता देता हूं कि मैं जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्लब के बिल्कुल बाहर भूख हड़ताल पे बैठूंगा। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है, ये अब मेरे मुंह पे तमाचा नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के मीडिया कर्मचारी के ऊपर तमाचा है। मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा, मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लेकिन मैं इनके आगे झुकूंगा नहीं। चाहे वो ये नहीं है कि बीजेपी की सरकार में, चाहे वो कांग्रेस की सरकार भी होती, क्योंकि मेरे ऊपर तमाचा, मेरी जो वीडियो जर्नलिस्ट है इसके ऊपर ऑन कैमरा के ऊपर तमाचा मारा है, तो फिर पीठ पीछे क्या करते होंगे जी? सोचो, ये उनके घर में, अगर घर के आसपास के लोग जो रहते होंगे उनके ऊपर कितना अत्याचार होता होगा। क्या वीडियो के माध्यम से, कमेंट्स के जरिए आप सब कुछ देख रहे हो। एक आखिरी सवाल करूंगा जी, आगे ऐसी वारदात ना हो, क्या मांग करेंगे, किस प्रकार की कार्रवाई की मांग करेंगे? बस कार्रवाई यही है कि मैं तो, अगर जम्मू कश्मीर में बीजेपी को बचाना ना, तो ऐसे बंदे को कुर्सी से नीचे गिराना है, तभी जम्मू कश्मीर में बीजेपी स्टैंड ले सकती है। अगर बीजेपी में रहते हुए अगर इनके ही नुमाइंदे अगर ऐसे ही काम करेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी की छवि अच्छी हो। नहीं, बीजेपी की छवि से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें स्थानीय की बात करेंगे। हम राजनीतिक नेता नहीं हैं, पत्रकार हैं। सर बात यही है, बात वो नहीं है, बीजेपी के नुमाइंदे है ना। अगर यही बात है, 1 मिनट के लिए सोचो, अगर 4 दिन से हमारे ऊपर ऐसा अत्याचार हुआ है तो बीजेपी की लीडरशिप नहीं है क्या? आपने उनसे बात की? कितनी बार रविंद्र राणा जी को मैंने 10 बार कॉल की, मैंने फोन ही नहीं उठाते हैं वो। अगर यही बात, अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने पाकिस्तान मुर्दाबाद के, जिंदाबाद के नारे लगाए होते ना मैंने, तो ये वीडियो मेरा सोशल मीडिया में 2 मिनट में वायरल हो जाता है और मैं अरेस्ट हो जाता। और एसएसपी कठुआ, डीजीपी जम्मू कश्मीर, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, पूरे पुलिस फोर्स मेरे घर में भेज देते। क्या मैं इस देश का नागरिक नहीं हूं? अगर मैंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए होते, आज हमारे ही देश में हमारे ही बच्चे सुरक्षित नहीं है, तो क्यों ये चुप बैठे हुए हैं? किस वजह से बैठे हुए हैं? मुझे किसी से, बीजेपी से मतलब नहीं है, मुझे ना कांग्रेस से मतलब है, मुझे बस अपने जो चौथा स्तंभ मीडिया का माना जाता है, मुझे उससे मतलब है। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ही बात बोली हुई है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी को पूरा बराबर का अधिकार दिया जाए। अगर एक बच्ची हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिला के लोगों की समस्या हाईलाइट कर रही है, तो और उस बच्ची के हाथापाई होती है, उसको बदतमीजी से पेश किया होते हैं जहाँ के काउंसलर, तो मैं यही सोचता हूँ कि ये सब झूठे वादे करते हैं सिर्फ लोग अपना राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप सुन रहे थे डिम्पल वर्मा जी को, इनके साथ इनकी वीडियो जर्नलिस्ट मीनू वर्मा भी इनके साथ थी।
घुमा फिरा के बात वहीं आती है कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र कमजोर किया जा रहा है। चाहे वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो या फिर चौथे स्तंभ के साथ काम करने वाले लोग, हर कोई निशाना बनाया जा रहा है। चाहे वो कश्मीर घाटी की बात हो या जम्मू की बात हो, पत्रकारों को आवाज उठाने नहीं दिया जाता। सरकारी एजेंसियों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से एक दबाव पैदा किया जाता है। अगर वो विफल हो जाएं तो नेता खुद चलते इंटरव्यू के बीच में आकर हाथापाई कर देते हैं ताकि डर का माहौल बना रहे। एक बात बता देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन को, अगर यूं ही चलता रहा, अगर यूं ही पत्रकारों के साथ बदसलूकी होती रही, वो दिन दूर नहीं जब इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से भी लोग डरेंगे। हमने देखा, बीते समय में हमने देखा किस तरह से, चाहे वो घाटी की बात हो जहां पे शुजात बुखारी साहब का खात्मा किया गया, उनका कत्ल किया गया, या फिर देश के उस तरफ जहां पर गौरी लंकेश जी की हत्या की गई, हर तरफ आवाज दबाने के प्रयास है। हम भी इस वीडियो के माध्यम से अपील करेंगे कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और जो आरोपी हैं, जिनका भी आरोप सिद्ध होता है, उन पर उचित कार्रवाई की जाए। बहुत जल्द कुछ खास मुद्दों के साथ, खास शख्सियतों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप देखते रहें रियासत।